हेलो स्टूडेंट्स, मैं महिमा त्रिपाठी, आपकी जूलॉजी एजुकेटर। तो आज के सेशन में हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हमने न्यूक्लियस की स्टडी की। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे फंक्शन में या फिर जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने में हेल्प करते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम डीएनए कहते हैं या फिर आरएनए। ये दो फॉर्म में, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा डीएनए को लेकर के है कि डीएनए किस तरीके से, या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेल में किन किन टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें ऑक्सीजन राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा और क्या, फॉस्फेट ग्रुप। इससे पहले न्यूक्लिक एसिड या डीएनए का काम क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, साथ ही साथ ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में, आरएनए हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए अ पॉलीमर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये एक जैसे सिमिलर यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इट मीन्स जो डीएनए है वो एक ही तरीके के यूनिट से मिलकर बना होगा। जैसे स्टार्च है, स्टार्च की यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज। जब ढेर सारे ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिससे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये एक सिमिलर यूनिट सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। या फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो क्या है, अमाइनो एसिड। उसी तरीके से डीएनए का जो मोनोमेरिक यूनिट है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये सिमिलर एक ही जैसे यूनिट बहुत टाइम जब रिपीट होंगे तब एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसे हम पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ये दस द पॉलीमर इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ए 5 कार्बन शुगर deoxyribose, a nitrogenous containing base attached to the sugar and phosphate group constitute a न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक 5 कार्बन शुगर होता है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा या जो अबाउट लिविंग थिंग्स में 6 कार्बन शुगर मेजरली प्रेजेंट रहता है जी। ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सारे हमारे क्या 6 कार्बन शुगर हैं जिसे हम हेक्सोज कहते हैं। इसी तरीके से पेंटोज, 5 कार्बन शुगर को हम पेंटोज कहेंगे और ये पेंटोज शुगर जो प्रेजेंट होगा राइबोज के फॉर्म में या फिर डीऑक्सी राइबोज के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर जहाँ बात डीएनए की होगी वहाँ पे डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट होगा, ये भी 5 कार्बन शुगर है। उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों जब आपस में, फॉस्फेट ग्रुप प्लस राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब आपस में मिलेंगे तब हमारा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। ये तीनों बेसिक हैं एक किसी भी न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन करने में। बेस कंपोजिशन क्या होता है डीएनए का, A DNA molecule consists of a double-stranded nucleic acid chain which is linked via hydrogen bonds with base pair projecting inwards.
डीएनए का जो बेस कंपोजिशन होता है वो डीएनए क्या करता है, दो स्ट्रैंड, न्यूक्लिक एसिड के दो स्ट्रैंड से कनेक्टेड होता है। अब ये किस तरीके से अरेंज होंगे, न्यूक्लिक एसिड चेन विच इज लिंक्ड वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे। इसका जो बेस पेयर होगा वो अंदर की तरफ होगा, बाकी चेन में राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आउटवर्ड की तरफ होंगे। द हाइड्रोजन बॉन्ड attach only to specific base pair depending upon the structure of the four bases। नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो दो फॉर्म में, एक प्यूरिन के फॉर्म में, एक पायरिमिडिन के फॉर्म में होंगी। तो इनका एक अलग नियम होता है कि एक या फिर जो चारों बेस पेयर हैं वो किसी स्पेसिफिक बेस पेयर से ही अपना बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एडेनिन एंड ग्वानिन, जिसे हम प्यूरिन बेस कहते हैं, ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड साइटोसिन, जो कि एक पायरिमिडिन बेस है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है प्यूरिन, एक है पायरिमिडिन। अब जब भी प्यूरिन एक पायरिमिडिन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और एक इसका यूनिवर्सल नियम होता है, जैसे कि एडेनिन जो है हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ, वहीं पे हमारा ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन और ग्वानिन जब आपस में कनेक्ट होंगे वो सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे। The intramolecular hydrogen bond linking two strand of DNA form the secondary structure of DNA। अब secondary structure, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन जिस तरीके से अरेंज होगा उसी बेस पे जो DNA का स्ट्रक्चर होता है उसे सेकेंडरी फॉर्म देता है। ये डीएनए का फॉर्म है, नाइट्रोजनस बेस का फॉर्म है। इसमें जो एडेनिन है वो दो बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ये एक पायरिमिडिन बेस है। नाइट्रोजनस बेस जो है दो पार्ट में डिवाइड है, ये एक पायरिमिडिन रिंग है, और यहाँ पे ये दो रिंग आपस में प्यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं, प्यूरिन बेस का। ये प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है, ये हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे हमारा ग्वानिन और साइटोसिन अटैच है। देखेंगे जो सिंगल स्ट्रक्चर है वो पायरिमिडिन, जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है वो पायरिमिडिन बेस को डिनोट करता है, और यहाँ पे जो डबल रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है वो प्यूरिन बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा प्यूरिन और पायरिमिडिन बेस का बॉन्ड होगा, लेकिन एडेनिन का बॉन्ड हमेशा थाइमिन के साथ, मतलब एक पायरिमिडिन रिंग एक प्यूरिन रिंग। और इसमें भी नियम है, हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ कनेक्ट होगा, जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ। अब आता है फॉस्फोडाई ईस्टर बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो दो बैकबोन या दो स्ट्रैंड कैरी किए रहता है, जिसे हम फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन कहते हैं। अब इस बैकबोन में क्या क्या चीज़ें होंगी, हमारा शुगर प्रेजेंट होगा और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू जिस तरीके से आपस में मिल के इंटरकनेक्ट होते हैं और जिस एक लीनियर बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं। द अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ शुगर फॉस्फेट ग्रुप पॉलीमराइज टू फॉर्म डीएनए बैकबोन। द deoxyribose sugar bind to the phosphate group at 3 terminating end and 5 hydroxyl group in ester links. These links are known as phosphodiester bond। अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का हम स्ट्रक्चर देखें
तो ये जो शुगर है एक 5 कार्बन का शुगर है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप को डिनोट करता है और इसके साथ अटैच होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें कार्बन की नंबरिंग भी होती है, बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और कार्बन की जो इसमें नंबरिंग होगी इधर से यहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर होगा। अब ये आपस में कनेक्ट होंगे। फिफ्थ कार्बन किससे कनेक्ट है? एक फॉस्फेट ग्रुप से। अब जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे फिर एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप के, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप हाईली आयोनाइज्ड होता है, इसके थर्ड कार्बन से अटैच होगा, फिर एक फॉस्फेट ग्रुप उसके फिफ्थ कार्बन से अटैच होगा। इस तरीके से ये आपस में मिलके एक पूरी चेन का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होगा एक थर्ड कार्बन से अटैच होगा, एक फिफ्थ कार्बन से, जो आपस में मिलके पूरा एक सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम बैकबोन कहते हैं, या डीएनए का एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। DNA has 2-deoxyribose sugar which is pentose sugar having 5 कार्बन। मतलब DNA के सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होके जब हाइड्रोजन ग्रुप ही प्रेजेंट होगा तब उस DNA को हम डीऑक्सीराइबोस कहेंगे। अगर इसी जगह पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम RNA पेंटोज शुगर कहेंगे। This sugar and phosphate group are linked between the third and fifth carbon atom of the adjacent sugar rings। अभी इसे एक्सप्लेन किया है। इसका जो रिंग है कार्बन का पेंटोज शुगर का, एक फिफ्थ रिंग एक फॉस्फेट ग्रुप से, इसका थर्ड कार्बन दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा, ये इसी पैटर्न में आपस में अटैच होके एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। दिस अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर रेजिड्यूज फॉर्म फॉस्फोडाइईस्टर डीएनए बैकबोन। और ये जब आपस में एक लीनियर अरेंजमेंट के थ्रू जब जुड़ेंगे तब किसका फॉर्म करेंगे? फॉस्फोडाइईस्टर डीएनए बैकबोन का। दिस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप आर linked together. These sugar and phosphate groups are linked together by phosphodiester bond. शुगर और फॉस्फेट जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच होंगे उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे, जो कि कहाँ होगा? बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द एडजेसेंट शुगर रिंग। जो पेंटोज शुगर है उसके फिफ्थ कार्बन पे, यहाँ बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक कार्बन बाहर प्रेजेंट होगा और यहीं से फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ये जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगे उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। In DNA double helix, the direction of the nucleotide in one strand is opposite to the nucleotide in the other strands. That is, the strand run anti-parallel to each other. जब भी DNA का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो जो DNA का जो दो बैकबोन बनेगा, जो दो स्ट्रैंड बनेगा, वो आपस में एक ही जैसे सिमिलर होंगे, बट उनका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। उसी अपोजिट डायरेक्शन में ही ये आपस में अटैच होंगे, एंटी पैरेलल। आप अगर कोई एक सिंगल एक स्ट्रैंड 5 टर्मिनिंग या 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होके 3 प्राइम एंड पे ख़त्म होता है, तो जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड होगा वो हमेशा 3 प्राइम एंड से स्टार्ट होके 5 प्राइम एंड पे ख़त्म होगा। ये आपस में इस तरीके से अटैच होंगे, opposite. The asymmetric end of DNA strand are termed at the 5 prime and the 3 prime end, and a terminal phosphate group and hydroxyl group are present at 3 and 5 terminating end respectively.
कह रहा है कि द asymmetric end of DNA strand are termed as 5 प्राइम, जहाँ पे DNA का जो इस स्ट्रैंड होगा वो 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होगा तो उसे हम 5 प्राइम एंड कहेंगे, जहाँ पे 3rd कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम 5 टर्मिनिंग एंड कहेंगे। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में प्रेजेंट होते हैं इन दोनों इन दोनों यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट एट 3 टर्मिनिंग एंड 5 टर्मिनिंग एंड। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 5 टर्मिनिंग एंड पे अटैच होगा और एक 3 टर्मिनिंग एंड पे। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज द पेंटोज शुगर दैट इज deoxyribose and in DNA and replaced by ribose pentose sugar in RNA। DNA और RNA के जो स्ट्रैंड में बेसिक डिफरेंस होता है वो कार्बन 2nd कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे होता है। अगर सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो डीऑक्सीराइबोज कहा जाएगा। अगर 2nd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम आरएनए कहेंगे। द 5 प्राइम एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड द 3 प्राइम एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द एडजेसेंट डीऑक्सीराइबोज शुगर लिंक वाया 3 टर्मिनिंग एंड टू 5 टर्मिनिंग एंड phosphodiester bond. This entire structure result in the formation of polymerized DNA strand। ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये कह रहा है कि 5 टर्मिनिंग एंड और 3 टर्मिनिंग एंड का जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा वो हमेशा 3 टर्मिनिंग एंड से स्टार्ट होके 5 टर्मिनिंग एंड पे ख़त्म होगा। और ये आपस में जिस तरीके से पॉलीमराइज्ड होके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड, यहाँ पे सेकेंड स्ट्रैंड जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगा तब हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पे हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये है प्यूरीन का बेस, ये है हमारा राइबोज शुगर और ये है फॉस्फेट ग्रुप। ये पूरा एक सिंगल क्या है, न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड, 3rd एंड 4th, ये आपस में देखिए कनेक्टेड हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये 5th कार्बन है राइबोज शुगर का, ये फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे 3rd कार्बन भी फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है और इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इन सब के बीच उसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इसी तरीके से ये हमेशा आपस में कनेक्टेड होंगे और एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब पॉलीमराइज्ड होंगे और इसी तरीके से एक पॉलीमराइज्ड न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब न्यूक्लियोटाइड का बेसिक कंपोनेंट या उसके स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं, यहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा। Nucleotides. A nucleotide in which one or more phosphate group are linked to the 3rd and or 5th carbon पे hydroxyl group via covalent bond is a nucleotide। nucleotide क्या होता है, 1 or more phosphate group, या फिर वो 3rd कार्बन से अटैच हो या फिर 5th कार्बन पे, किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से, ये आपस में, और राइबोज शुगर से जब नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा और ये तीनों आपस में मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। और डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए के पास
4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ईच हैविंग डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस, और सबके पास एक अलग अलग नाइट्रोजनस बेस होता है. दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर डिनोटेड यूजिंग अ लेटर एब्रिविएशन, और इन चारों नाइट्रोजनस बेस को एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे जो एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है उसे हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे, साइटोसिन कैपिटल C से रिप्रेजेंट होगा, ग्वानिन कैपिटल G एंड थाइमिन कैपिटल T. अब नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन. जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये पायरिमिडिन बेस के कंपैरिजन में लार्ज होता है. These bases adenine and guanine are comparatively larger and their structure are shown below. प्यूरिन बेस होते हैं पायरिमिडिन के कंपैरिजन में लार्जर होते हैं क्योंकि इसके पास 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं. अब प्यूरिन बेस में हमारा एडेनिन आता है और ग्वानिन. इन डीएनए एडेनिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द थाइमिन इन इट्स शेप. अब डीएनए जब भी बॉन्ड बनाएगा, ये हमने पढ़ा है, वो थाइमिन के साथ बनाएगा और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं शेप में, एक बड़ा होगा तो एक छोटा. बोथ द बेसेस बाइंड टू ईच अदर वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. अब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा, दस प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. और यही इसको स्टेबल बनाने का काम करते हैं न्यूक्लिक एसिड को. सेकेंड है हमारा पायरिमिडिन बेस. These bases, cytosine, thymine, lie in the same plane in the ring like purines. These 6 atoms, 4 carbon, 2 nitrogen and number first to 6. पायरिमिडिन बेस में हमारा साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं. दीज बेसेस साइटोसिन एंड थाइमिन लाई इन द सेम प्लेन इन द रिंग लाइक प्यूरिन्स. अब एक साइड, एक स्ट्रैंड में अगर एक प्यूरिन बेस है जो कि साइटोसिन को मान लें, तो जो प्यूरिन बेस इसका होगा वो क्या होगा, साइटोसिन का हमेशा ग्वानिन होगा. ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और इसके साथ हमेशा एडेनिन होगा. अब इसकी नंबरिंग ये यहाँ से स्टार्ट होती है N1, इसकी नंबरिंग हमेशा इधर से स्टार्ट होगी पायरिमिडिन बेस की. फिर है बेस पेयर. ये किस तरीके से आपस में पेयर बनाते हैं, जो कि नाइट्रोजनस बेस हैं जो हमारे दोनों स्ट्रैंड में प्रेजेंट होते हैं. द बेस फाउंड इन द डीएनए स्ट्रैंड, द बेस फाउंड इन वन डीएनए स्ट्रैंड ऑलवेज पेयर विथ अ बेस ऑफ अपोजिट डीएनए, दस फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स. कह रहा है कि एक बेस पेयर का जो अपोजिट होगा तभी वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगे या पेयर बनाएंगे. एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, एडेनिन का जो पेयर होगा हमेशा थाइमिन होगा, और ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा. देयरफॉर प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ पायरिमिडिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, एंड पायरिमिडिन पेयर विथ प्यूरिन्स. जैसे या तो प्यूरिन का अल्टरनेट या कम अपोजिट क्या होगा, पायरिमिडिन, एडेनिन का थाइमिन, ग्वानिन यहाँ पे साइटोसिन के साथ, ये हमेशा बेस पेयरिंग अपोजिट ही चलेगी.
एंड मस्ट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। अगर दोनों स्ट्रैंड हैं तो उन दोनों स्ट्रैंड में जो पायरिमिडिन या प्यूरिन बेस का नंबर होगा वो हमेशा एक जैसा ही होगा, सेम अमाउंट में, तभी वो स्ट्रक्चर डीएनए का फॉर्म हो पाएगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए ये ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ये थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में अटैच होगा। एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होगा। दीज बेस पेयरिंग रिलेशनशिप, These base pairing relationship is termed as Chargaff rule, named after Erwin Chargaff, a chemist who revealed that 1 molar concentration of adenine is equivalent to the 1 molar concentration of थाइमिन। और इस बेस पेयरिंग के नियम को हम चारगाफ का रूल भी कहते हैं। और डीएनए की बेस पेयरिंग में यही यूनिवर्सल डीएनए की बेस पेयरिंग का यही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा एडेनिन थाइमिन या ग्वानिन साइटोसिन आपस में ही एक कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में ही अटैच होंगे। और इस नियम को सबसे पहले इरविन चारगाफ ने दिया था, जिससे हम चारगाफ रूल्स भी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि जो मोलर कंसंट्रेशन होता है एडेनिन का वो थाइमिन के बराबर होता है और ग्वानिन का साइटोसिन के बराबर। But the total base composition of DNA varies among the different organism. Thus, adenine thymine is not equal to guanine and cytosine. पर कह रहा है कि क्योंकि डीएनए के कई सारे फॉर्म होते हैं, उसके बेस पे भी डीएनए में वेरिएशंस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। और इसमें यही कहा गया है कि कभी कभी क्या होता है, जो एडेनिन और थाइमिन का जो अमाउंट होता है वो ग्वानिन और साइटोसिन के इक्विवेलेंट नहीं हो पाता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्वाइन द एडेनिन एंड थाइमिन बेस पेयर एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड joins the guanine and cytosine base pair. The separation of guanine and cytosine base pair requires more energy, क्योंकि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा और उसे तोड़ने में एडेनिन और थाइमिन के कंपैरिजन में ग्वानिन और साइटोसिन को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होगी उस बॉन्ड को तोड़ने में। दिस इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच डीएनए। अगर जिस डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट ज़्यादा है वो डीएनए का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। किसके कंपैरिजन में? जिसमें एडेनिन और थाइमिन का सीक्वेंस ज़्यादा होगा, कम होगा। फिर आता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। द शुगर इन द डीएनए बैकबोन इज मेड अप ऑफ 5 carbon and 3 oxygen atom. These 5 carbon atoms are denoted 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4 and 5 to avoid being confused with the atom of purine and pyrimidine rings. यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है, कहा गया है कि ये पूरे डीएनए का बैकबोन होता है। क्या? राइबोज शुगर। और यहाँ पे इसकी नंबरिंग दी हुई है, ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। अब 5 रिंग, हम 4 जो कार्बन है वो रिंग में प्रेजेंट होगा। यहाँ सेंटर में ऑक्सीजन है, फिर एक कार्बन जो है इसका 5th वाला वो रिंग के बाहर होगा। द 5 एंड एंड 3 एंड कार्बन्स कैरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे 5th कार्बन पे और 3rd कार्बन पे हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा टू द फॉस्फेट ग्रुप। दिस फॉर्म्स द डीएनए बैकबोन। और यही से ये 3rd कार्बन दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से, ये 5th कार्बन दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा और इसी सीरीज में ये आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे कि फॉस्फेट डीएनए के बैकबोन का फॉर्मेशन होगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डीऑक्सीराइबोज एंड ribose is that the former lacks hydroxyl group at
सेकंड कार्बन, जो बेसिक डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए का, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसे क्या बना रहा है, वो डीऑक्सीराइबोज बना रहा है। अगर इसी पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता तो यहाँ पे सिर्फ इसे हम राइबोज शुगर कहते हैं। यही बेसिक डिफरेंस होता है राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में। अब आता है डीएनए के स्ट्रक्चर। डीएनए के कंपोजिशन या एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन की जो अमाउंट होती है उसके बेस पे डीएनए को मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉरी, इसका स्ट्रक्चर है, हम उसके टाइप्स को बता रहे थे। स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फर्स्ट है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स एंड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। फर्स्ट है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स coil around each other forming a helical structure. These base sequences of both strands are complementary to each other due to the presence of adenine, thymine, guanine, cytosine base pairing. अब ये है हमारा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। यहाँ पे देखे होंगे फर्स्ट स्ट्रैंड ये है, फर्स्ट स्ट्रैंड ये, सेकंड स्ट्रैंड ये। अगर एक स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हो रहा है तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा 3 प्राइम एंड से स्टार्ट होगा। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये देखिए आपस में क्वाइल्ड हो गए हैं दोनों स्ट्रैंड, जो कि डबल हेलिकल का फॉर्मेशन करते हैं। एक स्ट्रैंड ये है, आपको लाइट स्ट्रैंड दिखेगा, एक इधर पे डार्क स्ट्रैंड। अब यहाँ पे देख रहे हैं एडिनिन, जो अंदर के नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हैं। एडिनिन हमेशा थाइमिन से देखिए से डबल बॉन्ड से अटैच है, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से। और जो एक हेलिकल का टर्न होता है वो उसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्स 34 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों स्ट्रैंड के बीच की गैप होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स होती है। ये है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर एक स्ट्रैंड आई से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे एंड देखेंगे तो कहाँ गया, एडेनिन थाइमिन, देखिए एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से, सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। Both the strands running in anti-parallel direction are linked via hydrogen bond present between the bases. The bases are hydrophobic and the phosphodiester backbone is hydrophilic. Such arrangement of atoms and bonding provide stability to the double helical structure. Anti-parallel structure में क्या कह रहा है कि जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो क्या है, किस डायरेक्शन में, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जो कि क्या होगा, दोनों बेस पेयर के बीच में प्रेजेंट होगा। द बेसेस आर हाइड्रोफोबिक, और जो इसके नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, मतलब हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाने से दूर भागेंगे। और एक होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और पूरे ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे। These arrangement of atom and bonding provide stability to the double helical structure. और ये इस तरीके से ही इसलिए अरेंज होते हैं कि ये जो स्ट्रैंड हो क्या मोर स्टेबल हो। ये एंटी पैरेलल
स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे हमारे डबल हेलिकल मॉडल का स्ट्रक्चर है। ये आपस में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ही होंगे, चाहे डबल हेलिकल हो या फिर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक studied the DNA chemical and physical data using X-ray diffraction diagram। फर्स्ट टाइम वॉटसन एंड क्रिक ने ही हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डबल हेलिकल डीएनए का मॉडल दिया था। अब कहाँ से इन्होंने ये डाटा कहाँ से पाया? एक्सरे मशीन से, एक्सरे के डिफ्रैक्शन से। दिस showed that two helical strands of DNA are coiled around वन another forming a double strand helix। इन्होंने क्या कहा कि ये इस तरीके से आपस में अरेंज है दोनों स्ट्रैंड और आपस में क्वाइल्ड है, जिससे कि ये क्या एक लैडर लाइक या फिर एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे दो रिबन है उसको आपस में क्वाइल्ड कर दिया जाए और जो आपस में बॉन्ड बने, उस तरीके का ये क्वाइलिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। इट ऑल्सो revealed that sugar phosphate backbone are present on the DNA outer edge in the helical path and the bases in the helical array in the central core। और इनके स्ट्रक्चर में ये भी कहा गया कि जो डीएनए का बैकबोन है वो आउटवर्ड की तरफ प्रेजेंट होगा और जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो हमेशा अंदर की तरफ। द बेसिस ऑफ बोथ स्ट्रैंड आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो भी बेसिस हैं चाहे वो प्यूरीन हो या फिर पायरिमिडिन, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से ही अटैच होंगे, एक प्यूरीन और एक पायरिमिडिन बेस। द टू बेसेस इन अ बेस पेयर लाई इन द सेम प्लेन परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स एक्सिस। द बेस पेयर आर रोटेटेड बाय 36 डिग्री with respect to each adjacent pair in such a way that each helical turn has 10 base pair। अब डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है ये कह रहा है कि जो प्रॉपर ये जो टर्न होगा वो हमारा 35 डिग्री पे होगा और इसमें जो टोटल बेस पेयर होंगे डबल हेलिकल मॉडल में वो 10 बेस पेयर एक टर्न में कैरी किए रहेगा। डीएनए का जो एक टर्न है उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे और इसकी जो डिग्री होगी वो 36 डिग्री पे आपस में टर्न करेंगे। द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए इज 2.2 नैनोमीटर इन diameter। In diameter, the helical structure results in two external helical grooves, a deep wide one and a shallow narrow one। The former groove is the major one while the latter is minor one। पूरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसकी जो बेस पेयरिंग होगी, उस जो टर्न ओवर होगा वो 30 डिग्री पे होगा, उसकी जो बेस पेयरिंग होगी उन दोनों के बीच का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है और जो डबल स्ट्रैंड है वो उसमें क्या होंगे हेलिकल ग्रूव्स छोटे छोटे। और इस तरीके से ये दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक ये जो दोनों के बीच की दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स है। क्या फिर है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शुरू से यही देखते आ रहे हैं कि हमेशा एक पायरिमिडिन दूसरे के प्यूरिन बेस से कनेक्ट होगा। जहाँ पे भी आप देखेंगे एडिनिन है वो थाइमिन से, ग्वानिन है तो साइटोसिन से। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यही कहती है कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन से अटैच होगा। फिर है टाइप्स ऑफ डीएनए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डीएनए
its base pairing, which indicates that both strands carry complementary base sequences, which means A of one strand pair with thymine of another. Similarly, C, it means cytosine of one strand pair with guanine of other. This kind of base pairing plays a major role in DNA. कह रहा है बेस पेयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए में. जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, ये इसी सीक्वेंस में आपस में अटैच होंगे और पूरे डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे. अब आता है डीएनए के टाइप्स. डीएनए के कंपोजिशन के बेस पे डीएनए को मेजरली 5 पार्ट्स में, 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है जेड डीएनए, जिसे हम लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी कहते हैं. अ लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल having a zigzag sugar phosphate backbone organized in anti-parallel direction was given by Rich et al. The phosphate backbone is present in a zigzag manner because the sugar residues are present alternately. Thus, the repeating unit is a dinucleotide. A helix consists of 12 base pairs twisted from the axis at 60-degree angle, or 6 repeating dinucleotide unit twist through the 360 angle. A single complete helix of ZDNA is 45 angstrom in size and diameter in 18 angstrom. अभी तक जो हमने डबल हेलिकल डीएनए का पढ़ा है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, तो जो उसमें था वो जो टर्नओवर था वो 36 डिग्री पे था, और जो इसका जो टर्नओवर है वो 60 डिग्री पे होगा. ये ज़्यादा कंडेंस्ड होंगे उसके कंपैरिजन में, और उसमें जो 10 बेस पेयरिंग थी जेड डीएनए में के मॉडल में 12 बेस पेयरिंग होगी. फिर आता है बी डीएनए, जिसे हम राइट हैंडेड डीएनए भी कहते हैं. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए model which was given by Watson and Crick. मेजरली जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो वॉटसन एंड क्रिक का ही पढ़ते हैं, जिसे हम बी डीएनए कहते हैं या फिर राइट हैंडेड डीएनए. द हेलिक्स लेंथ ऑफ बी डीएनए इज अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम. जो इसकी हेलिक्स की पूरी लेंथ होगी वो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो डायमीटर होगा 20 एंगस्ट्रॉम. इट्स रिपीटिंग यूनिट्स आर मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड टोटल 10 बेस पेयर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट आर प्रेजेंट. जैसा कि जेड डीएनए में पढ़े हैं उसमें जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट था उसे हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. अब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड पड़ेगा उसे हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और एक यूनिट में 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे. द शुगर मॉलिक्यूल आर नॉट प्रेजेंट अल्टरनेटली. जेड डीएनए के कंपैरिजन में शुगर का जो राइबोज डीऑक्सीराइबोज है वो अल्टरनेटली नहीं प्रेजेंट होगा. द राइज ऑफ हेलिक्स पर बेस पेयर इज 3.37 एंगस्ट्रॉम एंड ईच बेस पेयर इज टाइटल एट एन एंगल ऑफ 6.3 डिग्री. ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है. बी डीएनए का फॉर्मेशन या राइट डीएनए का मॉडल लिखे या फिर वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल क्या है. फिर आता है ए डीएनए. This right-handed DNA type is shorter and squatter than the B DNA. The helix length is 28.15 angstrom and each helix is made up of 11 base pair. The base pair tilt from the helix axis and particular angle, while the axial rise of each base pair is about 2.56 एंगस्ट्रॉम. ए डीएनए भी हमारा एक राइट हैंडेड डीएनए है. इसकी जो बेस पेयरिंग होती है वो उसका जो टर्नओवर होगा वो 11 बेस पेयर पे होगा. ये कंडेंस्ड अमाउंट के बेस पे
ये स्ट्रक्चर इस तरीके से वैरी करते हैं। जो मोर कंडेंस्ड होगा उसमें बेस पेयर ज़्यादा होगा, जो लेस कंडेंस्ड होगा उसमें बेस पेयर का जो नंबर होगा वो कम होगा। इसी तरीके से है आपका cDNA। This DNA helix is greater in size than aDNA and smaller than bDNA। जो cDNA है वो aDNA से स्मॉल होगा और bDNA से लार्ज होगा। द हेलिक्स का लेंथ है वो 30 एंगस्ट्रॉम है और ईच हेलिक्स, एक पूरा हेलिक्स वो 9 बेस पेयर को कैरी किए रहेगा और जो इसका एंगल होगा वो 7.8 डिग्री। द एक्सियल राइज ऑफ ईच बेस पेयर इज अबाउट 3.32 एंगस्ट्रॉम। फिर आता है डी-DNA। ईच हेलिक्स टर्न ऑफ दिस DNA टाइप हैज़ 8 बेस पेयर। ये सबसे ज़्यादा कम बेस पेयर कैरी किए रहता है डी-DNA, विच टिल्ट फ्रॉम हेलिक्स एक्सिस टू एन एंगल अबाउट 6.7 डिग्री और जो इसका टर्न का एंगल होगा वो 16.7 डिग्री पे रोटेट होगा। द एक्सियल राइज ऑफ ईच पेयर इज 3.03 एंगस्ट्रॉम और जहाँ से इसकी एक्सिस की स्टार्ट होगी उसके पेयर का फॉर्मेशन होगा वो 3.03 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है पांचों DNA का, aDNA, B, C एंड डी-DNA। अब बात करते हैं DNA का फंक्शन क्या होते हैं। अभी तक DNA का स्ट्रक्चर देखा, उसके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, उसमें बेस पेयर, उसके टाइप्स। अब बारी है DNA के फंक्शन की। DNA in living beings serve as genetic material। DNA किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में जिसमें DNA प्रेजेंट होगा, वो किस तरीके से काम करेगा? एक जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है, या हमारी बॉडी की बहुत सी इंफॉर्मेशन जीन में प्रेजेंट रहती हैं। DNA कैरी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल। जितने भी DNA होते हैं उन सब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डिफरेंट होते हैं। ये एक इसीलिए आप देखे होंगे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेस्ट होती है या DNA का मैच होता है। अपने ही कुछ बच्चे मान लीजिए इस तरीके से खो जाते हैं, या फिर जिनको अपना DNA अपने पेरेंट्स से किस तरीके से मिलता है, जीन्स कैरी किए रहता है, DNA का पार्ट जीन्स होता है, जीन उस इंफॉर्मेशन को DNA में कैरी किए रहता है जो कि एक इंडिविजुअल से उसके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। DNA molecules provide genetic information implies to the characteristic feature of a living organism. For example, color of the skin and eye, height and intelligence. DNA मॉलिक्यूल हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी किए रहता है। साथ ही साथ ये किस तरीके के इंडिविजुअल, मतलब कोई इंडिविजुअल है उसकी ऑफस्प्रिंग कैसी होगी उसका इन्फॉर्मेशन भी कैरी किए रहता है। जैसे कि उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो उसका कलर क्या होगा स्किन का, उनकी आईज़ का कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी IQ लेवल या इंटेलिजेंस किस तरीके का होगा, वो ओवरऑल DNA ही कैरी किए रहता है। Information at a cellular DNA molecules provide, fourth, information on all cellular protein synthesis is carried by the DNA. The DNA segment, the segment of DNA carrying protein information is known as gene. अब प्रोटीन की सिंथेसिस को अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ होती है? जीन्स पे। जीन्स ही कैरी किए रहता है सारी इंफॉर्मेशन की। प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। जितने भी सेलुलर इंफॉर्मेशन होते हैं वो DNA ही कैरी किए रहता है।
द पेरेंट ट्रांसफर इट DNA टू द ऑफस्प्रिंग, सो द इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर ऑफ अ स्पीसीज। कह रहा है कि जो पेरेंट का DNA होता है वो उनके बच्चों में जाता है, जिससे कि उसके जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनका बॉडी टाइप, उनका स्ट्रक्चर, उनका IQ, वो सब एक जनरेशन से उनके आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। दिस कुड बी राइटली सेड दैट DNA इम्पेयर इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। जब सेल डिवीज़न होता है, जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो जो पहले से सेल प्रेजेंट होती हैं उसका इंफॉर्मेशन उनके डॉटर सेल में पहुंचाने का काम भी किसका होता है? DNA का। DNA molecule has capability to replication, that is can synthesize one another copy of DNA and transcription। जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है वो DNA करता है। DNA मॉलिक्यूल के पास ऐसी रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है जो कि अपनी जैसी अदर कॉपी का फॉर्मेशन कर सके। कैन सिंथेसाइज RNA मॉलिक्यूल्स फ्रॉम DNA, और DNA से RNA ट्रांसलेशन के थ्रू, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा DNA कैरी किए रहता है। न्यूक्लिक एसिड आर द कैरियर्स, न्यूक्लिक एसिड आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड दे डिकोड various cellular protein। DNA store the genetic information in the form of long sequences of bases, while RNA involves in the expression of the genetic information। जो DNA होता है उनके बेस पेयर में ही, उनके सीक्वेंसेस में ही जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो स्टोर होते हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने DNA की स्टडी की, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का एक सेकेंड पार्ट है RNA, उसकी स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए। बाकी की वीडियोस आपके BSc फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।